नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आपने पिछले वीडियो में देखा था पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं से संबंधित पाठ को। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब तक पूछे गए हैं और आने की संभावना है जिनकी, उन प्रश्नों को देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित समस्याएं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है। व्याख्यान के प्रयोग की, व्याख्यान मतलब लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के प्रयोग का समस्या क्या है, क्यों प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अधिक खर्चीली है, अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, यह बहुत प्रभावी है। अगर प्रभावी हो गया और ये समस्या पूछ रहा है, वो निगेटिव पूछ रहा है, ये पॉजिटिव, तो यानी कि 4 नंबर कट गया। अधिक खर्चीली भी नहीं है, ये भी कट गया। अध्यापक का कार्य आसान बनाती है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। हम जानते हैं यदि हम लेक्चर देते हैं तो हर एक बच्चे को आसानी से एक साथ में नहीं समझ में आ पाता है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। दूसरा नंबर है कि पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। पिछड़े बालक के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समस्या कौन सा है? मंद शारीरिक विकास, स्थिरता, सांवेगिक कठिनाई और सहपाठियों के साथ संबंध। तो देखिए, पिछड़े बालकों में जो है ना, पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षा या ज्ञान है ना, उनमें स्थिर नहीं हो पाता है, उनमें टिक नहीं पाता है, उनमें रुक नहीं पाता है। तो स्थिरता इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण खाली स्थान विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। जो अच्छे होंगे उन्हें नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ ऑप्शन में है डिसलेक्सक, प्रतिभाशाली, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। इन तीनों को थोड़ा बढ़ने, प्रतिभाशाली को आप किस तरह का उपचार करेंगे? हेल्दी पर्सन को दवाई देंगे? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। एक आकृति, नहीं, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तन कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। मतलब कि फोर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा है कि बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है, इस बात को उसे समझाना है। तो क्या क्या योजना बनाया है? सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना, उदाहरणों के माध्यम से संकल्पना को बताना, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथ से दबाने के लिए कहना, और सी है कि कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। तीनों में उदाहरण का प्रयोग है। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है। क्यों करता है? वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है, वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है, वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। कई भी शिक्षक अपने ज्ञान को सिद्ध नहीं करना चाहता है, पहली बात। दूसरा नंबर, पाठ योजना के अनुसार ही सिर्फ नहीं चलना है, परीक्षा के लिए तैयार करना कभी उद्देश्य नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी, तभी ना अलग अलग तरीका का उदाहरण दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। सेवा पूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों में खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाना जेंडर खाली स्थान विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सेवा पूर्व व सेवा के दौरान, यानी नौकरी लगने के पूर्व जो आप ट्रेनिंग करते हैं, और नौकरी के दौरान शिक्षकों में खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाना। किसके प्रति जागरूकता लाना? ध्यान दीजिए। और जेंडर के खाली स्थान विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। जरूरी है पूर्वाग्रह युक्त, पूर्वाग्रह मुक्त, इन 2 शब्दों को समझिए।
जेंडर का पूर्वाग्रह मुक्त या पूर्वाग्रह युक्त? युक्त कहेंगे तो पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप्स माइंड आप बनाए हुए हैं, तो पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, जेंडर है या प्रयोग? तो शिक्षकों में प्रयोगों के प्रति जागरूकता नहीं, जेंडर के प्रति जागरूकता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता। अच्छा, ये प्रथम पीढ़ी क्या है? प्रथम पीढ़ी हो गया जो नर्सरी केजी क्लास। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ, यानी कि पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है ना। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कि पेरेंट टीचर मीटिंग में, पेरेंट टीचर एसोसिएशन में जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने को कहेंगे, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के विषय में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। ध्यान दीजिए, अपना मतलब कि पहला ऑप्शन बोला कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्र, अब माँ बाप को भेज दीजिए पढ़ने के लिए, ये तो सही जवाब नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन क्या बोला? उन्हें घर पर भी खूब टीचर लर्निंग मटेरियल घर में ला दीजिए, बैजू ऐप से भरवा दिए, टॉपर का ऐप से भरवा दिए, वेदांतु का ऐप से भरवा दिए, लैपटॉप ला दिए, कंप्यूटर ला दिए, सब ला दिए, इसी से बच्चा पढ़ ले। तीसरा नंबर है कि उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के विषय में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अपना बच्चा के बारे में आप जैसे जानते हैं ना, उसी तरीके से व्यवहार करते रहिए। केवल व्यवहार नहीं, उन्हें बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे कि बच्चे कितना दे रहे हैं टाइम, कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बताएं कि बच्चे ईवीएस में होमवर्क करने से भागते हैं, ये बात भी है। और दूसरी बात कि जो उनके इंटरेस्ट की सब्जेक्ट रहती है वो उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण, तो यहाँ ऑप्शन हो गया 6 का, ऑप्शन नंबर आपको पता है ना, देखिए 6 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक। 7 में जो है कि पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक की लिए कक्षा में हाल ही में हुए चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ध्यान दीजिए क्या बोला, पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया। सोचिए, ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में चर्चा हुई और उसके बाद तुरंत बच्चे अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने में व्यस्त हो गए, मतलब है कि उन्होंने चर्चा में ध्यान दिया था। सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यही है कि कोई भी शिक्षक यही सोचेगा, कोई भी शिक्षक को इसी बात पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपने जो कक्षा में डिबेट करवाया वो बच्चों में सक्सेसफुल काम किया कि नहीं किया, इसका इसी से प्रभाव दिखेगा कि यदि वह अपने को जो जिसके साथ सहयोगी बैठा हुआ है उसे तुरंत पूछना शुरू कर दे, तो यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 1। 8 नंबर है, देखिए 8 नंबर बोलता है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? क्या बोला, कुछ आदिम जनजाति के बच्चे शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपने जनजाति के विषय में बताएं और पढ़ाएं जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना,
स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े उपकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, और आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों पर पोशाक को प्रदर्शित करना। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपने जनजातियों के विषय में बताएं और प्रकरण को उससे जोड़ें, तो ये तुरंत संभव नहीं है, बच्चे तुरंत जोड़ नहीं पाएंगे। अब स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा के, अब हम बिरसा मुंडा के बारे में बता रहे हैं, बिरसा मुंडा उस जनजाति से नहीं थे तो फिर क्या होगा फायदा। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। हाँ, इसका प्रयोग हम इस कार्य के लिए कर सकते हैं कि बच्चे अपनी जनजाति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु और जो उनके पढ़ाई में जुड़े हुए प्रकरण हैं उस पर शोध कीजिए, कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी को ड्रामा के रूप में प्रदर्शित करवा सकते हैं क्लास में। इससे क्या होगा कि बच्चों के बीच में उससे संबंधित ज्ञान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 9 में देख रहे हैं, पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, किसी समुदाय विशेष का संवेदनशील मुद्दा है उसको पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए तथा तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसा कि दिया गया। बिल्कुल गलत बात, पहला नंबर गलत है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यक्रम में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें, ये भी गलत। आप अपने और ऑफिसर को ऑर्डर नहीं दे सकते कभी, याद रखिए। 3 और 4 में है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए, और शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। 4 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है आप उसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन संवेदनशील और जो भी मुद्दे ऐसे होंगे जिनसे कोई धार्मिक भावना को उद्वेलित किया जाए उन पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए 10 नंबर पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक रिमेडियल टीचिंग, यानी कि रिमेडियल एग्ज़ाम टेस्ट है जो चेक करने के लिए है, कि ट्रीटमेंट के लिए है, कि पता करने के लिए कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है। शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी के सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। कंठस्थ शब्द हटा दीजिए, विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है हटा दीजिए, ऐसी बातें कभी नहीं। पुनरावृत्ति का हम बार बार बोले हैं रटंत प्रयोग, पुनरावृत्ति, इसको नहीं देखना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चे में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 नंबर, कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं जिनमें आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से भिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथन में किस तथ्य की ओर इशारा करता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षण कार्य को सुगम बनाने में सहायक हैं। शिक्षण कार्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, छात्रों की पृष्ठभूमि क्या हो यह शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है। देखिए, कक्षा में तरह तरह के छात्र हैं, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि शिक्षण कार्य में एक समस्या आती है। जो शिक्षक है वह भी तो एक पृष्ठभूमि से है, उसकी भी एक पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, तो वह भी उसे भी इन सभी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को मिला करके उनसे संबंधित शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ता है, यही समस्या आ जाती है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की समस्या नहीं है। छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना, संसाधनों की पर्याप्तता और व्यक्तिगत अनुभवों की कमी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या क्या नहीं है, तो भैया संसाधनों की पर्याप्तता तो है। संसाधनों की पर्याप्तता, तो पर्याप्तता अगर लिख दिया मतलब कि हम समझ रहे हैं कि वह समस्या नहीं हुआ, वह तो समाधान हो गया।
अपर्याप्तता अगर लिखता ना, तब अभी हम बोले जैसे ये निगेटिव में क्वेश्चन पूछा है और ये पॉजिटिव में जवाब है, तो 12 का आंसर 3 हो गया। शिक्षण जितना प्रेरणादायक होगा, छात्र उतना ही अधिक रुचि से सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। ठीक। उपरोक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्याएं पैदा करने में सहायक है। देखिए दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं। तीसरा नंबर है प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में, ये तो तीसरा नंबर बताइए, लड़ना सिखाया जाना चाहिए, लिखा है, काटिए इसको। सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित हैं। तो प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 कहेंगे इसका आंसर। ठीक। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देख लीजिए थोड़ा। सीटेट के जून 2011 में पूछा गया था कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। कौन सा कथन सही है? सबसे सही देखिए, एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा नंबर ऑप्शन कहा कि अभिभावकों, भाइयों बहनों के द्वारा किया जा सकता है, ये भी कट गया। प्रतिदिन देने की आवश्यकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 14 नंबर को देखेंगे तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। आप कभी भी ना बच्चे की सहूलियत को, बच्चे की सुविधा को देखते हुए जवाब दें। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 हुआ। 15 नंबर है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। अनुशासनहीनता और कक्षा अध्यापिका नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसलिए नहीं है, इसलिए काट देंगे क्योंकि इससे कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आपको, ये आंसर आपको क्वेश्चन से संबंधित नहीं बन रहा है। अध्यापिका नहीं, इसे क्या लेना देना है? और अनुशासनहीनता रहती है, इससे क्या है? विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन नंबर 1, नोम चॉम्स्की ने एक बात कही थी, याद रखिएगा, टीचर गलत हो सकता है, स्टूडेंट गलत कभी नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 16 नंबर में आते हैं हम। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, औसत से कम, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, ये बहुत लोग करते हैं। सबसे आगे बैठा दो। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य, अतिरिक्त दत्त कार्य और सुनिश्चित करना नियमित रूप से विद्यालय आएं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब है कि अगली पंक्ति में बैठा दें, इससे भी बेहतर है कि उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17 नंबर, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, टीचर यही करते हैं, हम जा रहे हैं प्रिंसिपल को शिकायत करने। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के विषय में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। 4 नंबर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन यहाँ है कि अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना।
17 का 3। आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपके हक में है, आप भगवान नहीं बनेंगे। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें सबको एक साथ मिला करके पढ़ाते हैं, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 19 नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग, शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। नीचे का तीनों ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पाठ्यचर्या के रूप अनुरूप नहीं है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। लैस करना, एकदम स्किल्ड बना देना, वो नहीं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है कि अर्जित कर ले बच्चा, लेकिन ये जरूर है उसे पाठ्यचर्या क्या बोलता है? पाठ्यचर्या बोलता है कि कक्षा के जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा हाँ, लैस शब्द लिख दिया तो इससे हम थोड़ा सोच लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। 21 नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? नहीं, यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। निगेटिव में आंसर पूछा है तो निगेटिव में जवाब इसका नंबर 1 में है, शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल। 22 नंबर क्या बोलता है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। यदि यह समाप्त हो जाए मतलब कि आप संसाधन को पढ़ा रहे हैं, संसाधनों के समाप्त हो जाने के बाद क्या होगा, तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया था। 22 का ऑप्शन नंबर 1। 23 में आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों को संस्तुति नहीं की। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? कि पाठ्यक्रम का भार कम करना। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षा के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। देखिए, उचित माहौल देना। 1 और 2 में बच्चा प्राइमरी स्टैंडर्ड सीखता है, तो यहाँ जो पर्यावरण का अध्ययन है वह उसको भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। 24 नंबर में आते हैं, वो देखिए खत्म हो गया। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है,
यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं को अमूर्त धारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। एकीकृत, हम जानते हैं प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो एकीकृत होता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। हमसे क्वेश्चन देखिए, यही गलती हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निगेटिव, नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरी करती, पहला ऑप्शन सही है कि होनी चाहिए। वास्तविक कहानी घटनाओं को शामिल करती, सही है। चौथा नंबर एकीकृत है, सही है। तीसरा नंबर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा आज पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के समस्याओं से संबंधित पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नपत्र को, और जो पिछले वर्ष आ चुके हैं उन प्रश्नों को। अगली कक्षा में हम किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।